नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वाजपेयी को किया याद। जर्मनी से आए डेलीगेट्स के साथ बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर हुई चर्चा। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी से पार्वती दास ने भरा नामांकन। बीजेपी का दावा, भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। वहीं कांग्रेस ने बसंत कुमार को बनाया उम्मीदवार। केदारनाथ यात्रा में दिन में एक ही बार होगा घोड़े का संचालन। यात्रा के मार्ग में खोले जाएंगे 4 अस्पताल। पशुपालन विभाग के सचिव ने दी जानकारी। जल्द नए लुक में नजर आएगा दून का आईएसबीटी। जीर्णोद्वार करने की तैयारी। पूरा कंट्रोल एमडीडीए ने अपने हाथ में लिया। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। कलियार थाना क्षेत्र से 5 वर्ष के बच्चे का अपहरण हो गया। वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। एसएसपी अजय सिंह कलियर पहुंचे। बताया कि पूर्व में हुए अपराधों को लेकर जिनके अभी तक अनावरण नहीं हुए, एक बैठक की है। जानकारी के अनुसार काफी तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला। वहीं बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर पुलिस की ओर से तलाश जारी है। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर 5 साल का एक बच्चा है जो मिसिंग है। तो चूंकि उसको शुरुआत में तलाश उसके पेरेंट्स के साथ पुलिस ने जब सूचना आई तो करते रहे। ये उम्मीद थी कि बच्चा पूर्व में भी पहले खेलते हुए कहीं चला जाता है, ये सोचते हुए उसकी रात भर तलाश चलती रही। लेकिन जब ये सूचना कहीं से नहीं आई या 100 नंबर पर या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बताया गया हो, तब फिर इस पर जो है तहरीर लेकर इसमें मुकदमा दर्ज किया जा। साथ ही साथ अब चूंकि बच्चे का एक गंभीर प्रकरण होता है, पूर्व में भी यहाँ से कुछ बच्चे मिसिंग हैं, कुछ बरामद भी हुए थे। ये सब देखते हुए इसमें जो है टीम बनाकर और पूरी समझ जानकारी करने के बाद कहाँ से किस परिस्थितियों में हुआ, ये सब चीज़ की जानकारी करने के लिए आज यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई थाना कलियर में। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व में भी जो जमीन का प्रस्ताव थाने के लिए था, उसको भी एक देखकर यथाउचित जो भी जगह लगती है उसको भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए, जिससे थाना वहाँ पर बन जाए। और साथ ही साथ पुराने ऐसे जो केस हैं जो अनावरित नहीं हुए, चाहे वो बच्चे चोरी से प्रकृत हो, चाहे अन्य जगह अपराध की श्रेणी हो, उसकी भी एक समीक्षा बैठक रखी गई। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देहरादून के अपने कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर माल्यार्पण कर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देशहित में किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही मंत्री जोशी ने कहा कि भाजपा को एक पहचान दिलाने में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा योगदान है और उनके इस योगदान को कभी भुला नहीं जा सकता। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था, जब ज्वाइन करी थी एक कार्यक्रम में वाजपेयी जी जयंत धर्मशाला में आए थे, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे संवाद हुआ था। जो आज वन रंग वन पेंशन माननीय मोदी जी ने लागू की है, उस टाइम वो लीडर अपोजिशन थे। तो मैंने उनसे कहा, सर ये वन रंग करने का जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे। उसमें तो नहीं कर पाए, लेकिन आज जो सैनिकों का जो सम्मान
बढ़ाने का काम वाजपेयी जी ने किया था। अगर आपको, जब कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध से पहले जब कोई शहीद होते थे हमारे सैनिक देश की सीमा पर, तो उनकी डिस्क आइडेंटिटी और राख घर भेज दी जाती थी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा देश की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हो गया। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक शुरुआत की कि पूरे तिरंगे झंडे में सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जर्मनी से आए डेलीगेट्स के साथ आज बैठक की है, जिसमें उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मिलेट्स और मोटे अनाज को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लेकर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को विश्व स्तर तक ले जाने के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कोशिश कर रही है कि कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिल सके, जिसके लिए इस तरह की बैठकें आगे भी की जाएगी। आज जर्मन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उनके स्पोक्समैन फॉरेन पॉलिसी मिस्टर जनरल हर्ट के नेतृत्व में मुझसे मिला और कई विषयों पर उनसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के औद्योगिक संबंध कैसे बढ़ाए जाएं। अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट होने वाली है, निवेश लाने के लिए कैसे साथ साथ काम किया जाए। और जर्मनी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, कैसे उनका सहयोग लिया जाए और उत्तराखंड को कैसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाया जाए एग्रीकल्चर। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास का नामांकन भरा। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास का कहना है कि वे अपने पति पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि भाजपा बड़े अंतर से बागेश्वर का उपचुनाव जीतेगी। देखिए, आज नामांकन का दिन है और जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज का जो नामांकन है अभी तक के बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा संख्या का नामांकन रहने वाला, बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे, हमारे जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख, सब प्रमुख जो यहाँ के स्थानीय से लेकर और विधानसभा स्तर के सांसद तक हमारे अजय टमटा जी रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूँ कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के, चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और लोगों परिवार, उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है, ये 3 हमारे सबसे बड़े कारण रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बसंत कुमार की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक कांग्रेस के पास उनकी पार्टी का कोई नेता चुनाव मैदान में उतारने के लिए रह नहीं गया, इसलिए उन्हें दूसरी पार्टी से लाकर प्रत्याशी बनाना पड़ रहा है।
बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने व्यापारियों के हित के लिए सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित का मास्टर प्लान के जरिए शोषण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्य पर व्यापारियों की दुकान हटाने को लेकर भाजपा सरकार के वादे के अनुसार मुआवजा पीड़ितों को देने की मांग कर रही है। उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार से पीड़ितों को उचित मुआवजा या जमीन की जमीन प्रदान करनी चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी आज धर्म नगरी में काम करने वाले लोगों को धर्म नगरी में से अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। श्री बद्रीनाथ में आप रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन जो वहाँ के हकूकधारी थे, जो बरसों से वहाँ पर व्यापार करके छोटी मोटी दुकान करके अपने पेट का पालन कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, आज उनको उजाड़ कर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार धर्म विरुद्ध काम कर रही है। कुठाराघात है, ये कुठाराघात है उन धर्म के रक्षकों को जो लगातार बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करके समाज की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। उनको कभी सपनों में भी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ जो धर्म का झंडा बरदार अपने आप को कहती है वो पार्टी इतना बड़ा उनकी पीठ पे छुरा भोंकेगी। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। एक छोटे से ब्रेक के रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रुड़की कोतवाली पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर तहरीर देकर जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी भावनाओं को समझते हुए जल्द ही आरोपी पर कार्रवाई करेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर जल्द ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। हमारे उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा माहौल है, लेकिन इसको ख़राब करने के लिए कुछ जहरीले सांप हैं जो निकले अपने बिलों से, गंदी पैदाइश है वो। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही गंदा कार्टून बनाया है जिससे हम सब जो अमन प्रस्त लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम उसी को लेके यहाँ कोतवाली में आए कि उनके खिलाफ जल्द से दिखाया, उनका जेल के अंदर डाल दिया जिससे कोई अनहोनी ना हो। किस तरह की पोस्ट की है उसने बताने लायक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। कोतवाल साहब ने कहा कि प्लीज फॉरवर्ड मत करना, हमने फॉरवर्ड नहीं किया जिससे कि माहौल खराब ना हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने बता दिया है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग संविधान पर आस्था रखते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। जैसे जैसे इन लोगों ने गलत हरकतें की, गंदी मानसिकता के लोगों ने गलत हरकत की, या तो इनको सजा दीजिए वरना मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा और भारत बंद करने का पूरा काम करेंगे। क्योंकि नबी रहमतुल्लिल आलमीन है, हर पूरे दुनिया में जाने जाते हैं और पूरे दुनिया में उनके फॉलोवर हैं और यदि अगर ये मामला बढ़ता है तो इसका हर जाना प्रशासन को भरना पड़ेगा।
केदारनाथ यात्रा में घोड़े का संचालन केवल दिन में ही किया जाएगा और केवल एक ही ट्रिप घोड़े से पूरे दिन में की जाएगी। साथ ही यात्रा के दौरान घोड़े को कितना वजन लेकर जाना है, इसके लिए भी हाई कोर्ट में चर्चा हुई है। सचिव ने कहा कि यात्रा मार्ग में लगभग 4 अस्पताल खोले जाएंगे, जिसमें 2 टेम्परेरी अस्पताल और 2 स्थायी अस्पताल शामिल होंगे और यात्रा में जाने से पहले घोड़े की मेडिकल जाँच होगी कि क्या वो स्वस्थ हालत में है या नहीं। अगर अस्वस्थ घोड़ा यात्रा के दौरान संचालक लेकर गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में एवं अन्य यात्रा मार्ग पर जो घोड़ा संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अजय गौतम जी एवं गौरी मौलिकी जी ने एक PAL डाला है। इसके संबंध में तमाम निर्देश अभी हाल में दिए गए हैं, पिछले गुरुवार में दिए गए हैं। उसमें मुख्यतः ये है कि यात्रा का संचालन सिर्फ दिन में ही किया जाएगा और रात को नहीं की जाएगी और घोड़ा सिर्फ एक ही ट्रिप मार सकती है, एक दिन में एक ट्रिप मार सकती है और उसका जो वजन है, जितने वजन ले जाना है, उसके बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में काफ़ी अच्छा बहस हुई है। पिटिशनर ने भी माना है कि उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है, लेकिन ज़मीन की वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वहाँ पर कमियाँ पाई गए हैं। उसको दूर करने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी वहाँ पर VC के माध्यम से जुड़े हैं। उसके बाद हमने ये प्लानिंग किया है कि वहाँ पर 4 नया अस्पताल खोलेंगे वहाँ पर। जहां पूरा देश बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और ऐसे में जोशीमठ के पगनो गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा था। गांव के लोग भूस्खलन को देख लगातार सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे थे। पगनो गांव में बारिश की वजह से सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। यहां गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन हो रहा। भूस्खलन का सारा मलबा स्थानीय ग्रामीणों के कई परिवारों के घरों तक पहुंच चुका है, जिसके चलते इस वक्त पगनो गांव में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सारे ग्रामीण इस वक्त शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला अंतर्गत गधेरा उफान में आने से होटल में 3 लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित बचा लिया। घटनाक्रम के मुताबिक थाना लक्ष्मण झूला SDRF टीम को सूचित किया गया कि लक्ष्मण झूला एक होटल 5-7 के दोनों तरफ गधेरा आने से 3 लोग होटल में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए SDRF टीम की आवश्यकता है। सूचना पर SDRF टीम उप निरीक्षक सचिन रावत के हमरा में रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। SDRF टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि 3 लोग होटल के अंदर हैं और होटल के दोनों तरफ से गधेरा में पानी आ रहा, जिस कारण वे लोग होटल से बाहर नहीं आ पा रहे। SDRF टीम द्वारा साहस का परिचय देते हुए कड़ी मशक्कत करते हुए रोप रेस्क्यू उपकरणों की सहायता से सभी लोगों को सुरक्षित गधेरा पार कराया और एक अस्वस्थ व्यक्ति को लगभग 4 किलोमीटर लकड़ी की कुर्सी पर बैठाकर वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया। उक्त व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वे लोग गुजरात राजकोट से अपने एक सदस्य का आयुर्वेदिक इलाज कराने आए थे और यहाँ होटल में रुके हुए थे। अचानक होटल के दोनों तरफ से गधेरा में आ गया, जिस कारण वे सभी वहीं फंस गए। उनके द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के लिए SDRF टीम का अत्यंत आभार प्रकट किया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशन में चल रही लगातार छापेमारी के दौरान रुड़की आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलौर के नथुखेड़ी गांव में एक घर से लगभग 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की। बता दें कि रुड़की आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिलने पर टीम गांव में पहुंची। टीम के पहुंचने की सूचना शराब माफिया को मिलते ही वह ताला लगाकर फरार हो गया। टीम के पास पहले से ही पूरी सूचना थी। टीम ने ताला तोड़कर घर में रखे बक्से से लगभग 500 लीटर कच्ची शराब अपने कब्जे में ले ली। वहीं एक और जगह नाथूखेड़ी गांव में छापेमारी की गई, जहां पर 20 लीटर शराब के साथ एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। ये शराब है, ये सुबह से हमें सूचना मिल रही थी मुखबिर के माध्यम से। ये ग्राम नाथूखेड़ी में बराबर दबिश दी गई और दबिश के दौरान ये एक घर में ये शराब मिली
अभियुक्त को सूचना मिलते ही अभियुक्त घर में ताला लगा के फरार हो गया। ताला तोड़ने के बाद ये तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ये लगभग 500 लीटर के शराब, करीब कच्ची शराब बरामद हुई। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता निवासी रवि कोहली के बीते 6 अगस्त को घर से अचानक लापता हो जाने से परिजन परेशान हैं। अपने परिवार का ई रिक्शा चलाकर पालन पोषण करने वाले रवि कोहली बीते 6 अगस्त को घर से बिना बताए लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजनों द्वारा कई जगह खोजबीन की लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। वहीं जिसके बाद हताश परिजनों ने लालकुआ कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसके आज 1 सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश पनपता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने एकत्र होकर पुलिस पर मामले में सहयोग न करने और मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द गुमशुदा रवि कोहली को तलाश करने की अपील करते हुए 1 सप्ताह बाद कोतवाली का घेराव करने की चेतावनी दी है। जनता ने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं है, ना ये पुलिस वालों ने हमारे साथ कुछ करा, ना हमारे साथ किसी ने न्याय करा। वो बेचारी परेशान है। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो जो कमाने वाला ही था वही घर से चला गया है, उसका कोई है ही नहीं कमाने वाला। औरत जात करेगी क्या? हम इसी से हम सारी दुनिया में ढूंढ लिया, सारी जनता ने हमारा सहयोग किया है, सारे लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ हम कल थाने में भी गए थे, पुलिस वालों ने हमसे बोला कि ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे। ना पुलिस वालों ने हमें कोई खबर दी, ना वो हमारे घर पर आए, ना हमारे साथ वो आए। 3 बजे से ये घर से निकले हैं और एक टुकटुक वाले ने फिर बताया कि मैंने उनको गुमटी से क्या कहते हैं वो सब्जी मंडी में छोड़ा। तो सब्जी मंडी के हमने फिर कंट्रोल रूम में जाके कैमरे चेक करे हैं यहाँ के गांव के लोगों ने जाके, तो वो लास्ट लोकेशन उनकी सिंधी चौराहा है जो वहाँ पर दिख रही है। उसके बाद गांव के ही लोग उन्हें पूरे किच्छा, हल्द्वानी, रुद्रपुर हर जगह स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार को लेकर देहरादून नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा। वर्ष 2020 से अब तक देहरादून देश भर में 124वें स्थान से 59वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं देहरादून को शीर्ष 50 शहरों में शामिल करने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे। इसी के तहत शहर की सूरत बिगाड़ने वाले बैनर पोस्टर हटाने के लिए अभियान छेड़ा जा रहा। मेयर यह उम्मीद जताई है कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून लंबी छलांग लगाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पार्टी का यदि कोई बैनर सड़क के किनारे या कहीं भी दिखेगा तो उसे नगर निगम के द्वारा हटा लिया जाएगा। कि स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम के शहर में जितने भी जो है अवैध होर्डिंग बैनर लगाए जाते हैं, वो समय समय पर जो है नगर निगम उनको हटाता है। और हटाने के साथ साथ जो बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, उन पे जुर्माने का भी प्रावधान समय समय पर नगर निगम के माध्यम से प्रशासन करता है। अभी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। जो अवैध होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, कुछ धार्मिक संस्थाओं के बैनर जरूर लगे हैं। देहरादून में स्थित आईएसबीटी का जीर्णोद्धार करने की तैयारी की जा रही। बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में दून का आईएसबीटी नए लुक में नजर आएगा। वीसी एमएमडीए बंशीधर तिवारी का कहना है कि अभी तक पुरानी कंपनी आईएसबीटी को संचालित कर रही थी, लेकिन अब आईएसबीटी का पूरा कंट्रोल एमडीडीए ने अपने हाथ में ले लिया। देखिए, पीपीपी मोड में रैंकी की उसकी अवधि पूर्ण हो रखी थी, तो प्राधिकरण के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका संचालन हम लोग खुद ही करेंगे। और उसमें हम लोगों ने जो उसका रिनोवेशन का प्लान बनाया है और जो दुकानदार उनसे ही बात हुई है और लगभग 1.5 करोड़ की हमारी आमदनी इससे हर माह हो रही है। तो प्राधिकरण के लिए लक्सर के बहादुरपुर गांव में देर रात 6 अज्ञात चोरों ने एक किराने की दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए की रकम और सामान पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार नूर आलम ने बताया कि रात लगभग 2 बजे 6 अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखे लाखों रुपए और सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में लगी है। ये रात को 2:30 बजे के लगभग शटर उपाड़ा जी। 6 आदमी थे और पड़ोसी ने उठकर देखा, उसने हमें फोन किया, इतना ही हाथ साफ करके फरार हो गया। लगभग 1.5 लाख के करीब कैश था। हमने मोटरसाइकिल बेची,
बुलेट मोटरसाइकिल बेची, उसका कैश यहीं रखा हुआ था, दुकानदारी के पैसे यहीं थे, और जो कीमती सामान था 6 आदमियों के थैले में जो था वो सब चला गया था, और कुछ खास सामान भी था वो भी ले गए। और सीसीटीवी फुटेज में 6 बंदे आ रहे हैं। लगभग 2:52 का मामला है। नुकसान कम से कम 1.5 लाख रुपए का है। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।